हर वर्ग को इन्होंने ठगने का काम किया। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। किसी भी सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के युवा का सबसे बड़ा सपना होता है आईएएस बनना। अभी हम जिसके साथ बैठे हैं उसे प्रदेश के सभी साथी, सभी जनता लगभग जानते हैं कि आप ओपी चौधरी हैं और आप आईएएस रहे हैं, और आईएएस की नौकरी छोड़ के इनको लगा कि जनता की सेवा राजनीति में आके आईएएस से ज़्यादा किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे इनसे कि ये खुद जो है पूरा प्रदेश के युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं पहले भी, और अभी जब राजनीति में आए हैं तब भी ये भाजपा के संगठन मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में घूम के युवाओं में जो जोश भर रहे हैं तब भी। तो इनसे ही जानना चाहेंगे कि इनको क्यों ऐसा लगता है कि आईएएस या कलेक्टर रहते या सचिव रहते जो काम कर सकते थे जनता के लिए, उससे ज़्यादा काम एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में आकर कर सकते हैं। तो जी जी कमल जी, देखिए, मेरे को जितना लोग प्यार करते हैं, जितना जानते हैं अभी तक, उसमें बहुत बड़ा योगदान उसी का है कि मैं 13 साल तक एक आईएएस अधिकारी के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच काम किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या अन्य विकास के क्षेत्र हो, उन सब में मैंने काम किया। उस दृष्टिकोण से लोग मुझे जानते हैं। एक आइडेंटिटी, एक पहचान मुझे निश्चित रूप से आईएएस ने दी, और आईएएस को मैं कभी भी उसके रोल को सिस्टम में कम करके नहीं देखता। उसका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात को भी मैं रखना चाहूँगा कि भारत के लोकतंत्र में हम चाहे पसंद करें या नापसंद करें, हम लाइक करें या डिसलाइक करें, लव करें या हेट करें, लेकिन भारत के लोकतंत्र में राजनीति की केंद्रीय भूमिका होती है। पूरे सिस्टम रूपी रेल को चलाने वाला इंजन अगर कोई होता है तो राजनीति होती है। तो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सभी चीजें राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप ही चलती हैं। अगर राजनीतिक नेतृत्व तो सही रहेगा तो पूरा प्रशासन अपने आप अच्छा चलेगा। राजनीतिक नेतृत्व तो खराब होगा तो चाहकर भी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा नहीं कर सकती। भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में इस व्यवस्था को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। और राजनीति से लोग दूर भागना चाहते हैं कई बार, कि उनको लगता है वहाँ बहुत गंदगी है, बहुत परेशानियां हैं। हम लोग भी तरह तरह की बातें सुनते हैं, कोई बोलता है वहाँ नाली है, कीचड़ है, कई तरह की बातें करते हैं लोग। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जो चीज़ महत्वपूर्ण है सिस्टम के लिए, लोगों के भविष्य के लिए, समाज के भविष्य के लिए, प्रदेश देश के भविष्य के लिए, उसे हम चुनौतीपूर्ण मानकर या खराब मानकर दूर भागने के बजाय, बाहर से उसकी आलोचना करने के बजाय उसका एक हिस्सा बने। मैं इस बात पर भरोसा करता हूँ, और उसमें कुछ बेहतर करने का हम प्रयास करें। जीवन की सार्थकता और प्रासंगिकता इस बात में भी है। और महर्षि चाणक्य जी ने कहा है कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का परिणाम, पहला दुष्परिणाम यह होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करने लगते हैं। तो हम बोलते रहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, नहीं आते। तो इसको इनिशिएट हम सब लोग जब तक नहीं करेंगे तो भारत के लोकतंत्र का भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है। तो प्रशासन महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में राजनीति की केंद्रीय भूमिका है। पूरे प्रशासन को, पूरे आर्थिक व्यवस्था को, सभी व्यवस्थाओं को राजनीति ही संचालित करती है। तो मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है जीवन में, और मैं एक पैशन के साथ, किसी एक्सपेक्टेशन के बजाय एक पैशन के साथ राजनीति करने पे भरोसा करता हूँ। जी, अब जिस समय राजनीति में आए जी उसमें पूरा देश में माहौल जो है राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण का चल रहा था। तो ऐसे माहौल में आप खुद आईएएस के प्रशिक्षण जो है वैज्ञानिक तौर तरीके से हुए होंगे जी। तो उसके बाद भी आपको कैसे भाजपा ही क्यों उचित लगा? देखिए, वैज्ञानिक तौर तरीके, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट और राष्ट्रवाद का कोई विरोध नहीं है मेरी दृष्टिकोण से। राष्ट्रवाद किसी भी एक साइंटिफिक टेम्पर वाले नेशन में भी अनिवार्य रूप से होना अत्यंत आवश्यक है। और दुनिया में जो भी देश आगे बढ़ा है, राष्ट्रवाद की भावना को लेकर आगे चला है, तभी वो आगे बढ़ा है। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से मानता हूँ। और देखिए कि भारत एक अलग देश रहा है, एक बहुलतावादी देश रहा है। इस देश के इतने सारे गुण हैं जो दुनिया की किसी दूसरे सभ्यता में, दूसरे सोच में, दूसरे तथाकथित धर्म में हम उसे नहीं पा सकते। भारत की जो सोच रही है, देखिए हमारे पास ही बहुलवादी सोच है, प्लूरल सोच है। हमारे देश में ही, हमारी संस्कृति में ही
हर देवी देवता को स्वीकारोक्ति मिलती है, हर धर्म को स्वीकार किया जाता है। हमारा ही सोच है जो स्वीकार करता है कि एक ईश्वर है, उसको प्राप्त करने के सैकड़ों मार्ग हो सकते हैं। ये हमारी ही सोच, हमारी भारतीय सोच ही इस बात को स्वीकार करती है। आप कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, कोई पार्वती जी की कर रहा है, कोई गणेश जी की कर रहा है, कोई लक्ष्मी जी की कर रहा है, ऐसे अनेक 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 ईश्वरवादी सोच हमारे देश में ही है। और कोई 33 कोटि देवताओं की हम बात करते हैं, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा को नहीं मान रहा है, कोई आस्तिक है, कोई ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार के नास्तिक संप्रदाय चल रहा है। इस तरह के अलग अलग सोच को मान्यता देने वाला संस्कृति अगर कोई है, टॉलरेंस की बात होती है तो मोस्ट टॉलरेंट कल्चर अगर कोई है तो हमारा भारतीय संस्कृति है, हमारी सोच है, भारतीय सोच है, हिंदू सोच है। हिंदू को कई बार एक पंथ के रूप में, एक सेक्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गलत है। हिंदू किसी पंथ विशेष का नाम नहीं है, एक सोच और एक संस्कृति का नाम है। पंथ का या सेक्ट का जो कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में रहा ही नहीं है। अब आप कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई मूर्ति पूजावादी है, कोई मूर्ति पूजावादी नहीं है, तो उनका कोई अलग अलग सोच नहीं रहा है, अलग अलग धर्म नहीं रहा है। हम सबको स्वीकार करके चलने वाला जो हमारा सोच है वो हिंदुइज्म है। तो और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि हिंदू एक जीवन पद्धति का नाम है, जीवन शैली का नाम है, न कि किसी समुदाय विशेष का नाम है। ये जो सेक्ट कॉन्सेप्ट, ये पंथ का जो कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ तो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है और रिलीजन ड्यूटी पर बेस्ड चीज है। तो इस तरह की महान सोच, महान संस्कृति हमारे देश में है। उसी कारण से हम देखते हैं कि हम दूसरे पर अटैक कर देना, दूसरे धर्म को ऊंचा नीचा दिखाना, इस तरह का काम हमने कभी नहीं किया। भाई आज कोई देश आर्थिक पावर बनता है तो तुरंत तो दूसरे धर्मों को, दूसरी संस्कृतियों को दबाने में लग जाता है। लेकिन आप देखिए, पहली शताब्दी से लेके 15वीं सदी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी रहा 1500 सालों तक। 16वीं सदी में हम दूसरे नंबर पे थे, 17वीं सदी में बीच में फिर एक नंबर पर थे। तो इतने लंबे 1500-1700 सालों तक सबसे बड़ी इकॉनमी होने के बाद भी कभी हमने किसी पे अटैक नहीं किया, हमने आक्रमण नहीं किया। ये सोच हमारी सोच है, भारतीय सोच है, हिंदू सोच है, हिंदू सांस्कृतिक सोच है। इसी सोच को हम दुनिया में स्थापित करेंगे और देश में स्थापित करेंगे। राष्ट्रवाद का जो दौर चल रहा है अभी, राष्ट्रवाद का सेंट्रल स्तर पे, उसके जगह में इन्होंने प्रतिवाद के रूप में छत्तीसगढ़ियावाद पैदा किया। और छत्तीसगढ़ियावाद के साथ मैं एक चीज यह भी कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ियावाद जो भूपेश बघेल ने शुरू किया, कांग्रेस ने, उसके साथ ही जो है छत्तीसगढ़ के युवा वर्ग ओपी चौधरी जी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। तो ये पूरी चर्चा प्रदेश में जगह जगह हो रही है, तो उनके साथ बैठे हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ियावाद का भाजपा की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, देखिए, मैं पहला चीज तो स्पष्ट कर दूं कि आप जो भी मेरे बारे में पोस्ट वोस्ट को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने पे विश्वास करता हूं। और लोग कई तरह की बातें करते हैं, अपने अपने विचार हो सकते हैं लोगों के। तो देखिए, पहला चीज तो मैं कांग्रेस के बारे में कहूंगा, कांग्रेस को जब जो पॉलिटिक्स सूट करता है उस तरह की वो बात करने लगते हैं। और इतिहास उठाकर देख लीजिए, इनका सिद्धांत रहा है तुष्टीकरण की राजनीति करना, और जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं और न्याय सबके साथ, अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस टू ऑल। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है। और कांग्रेस को जब जैसे सूट किया उन्होंने वैसे ही काम किया, और वो पॉलिटिक्स से ऊपर कभी नहीं उठ पाए, सत्ता में बने रहना केन प्रकार ने उनकी राजनीति रही है। उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि देश से पूरी तरह से कांग्रेस का लगातार सफाया होता जा रहा है। तो एक चीज मैं बोलूंगा। दूसरा, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ियावाद, तो मैं इस पर स्पष्ट रूप से मानता हूं कि किसी भी प्रदेश के व्यक्ति को अपने प्रदेश से निश्चित रूप से प्यार होना चाहिए। निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश से प्रति प्यार होना चाहिए, जिले के प्रति प्यार होना चाहिए, गांव के प्रति प्यार होना चाहिए। जो अपने प्रदेश को प्यार नहीं कर सकता वो राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद और छत्तीसगढ़ियावाद में मैं कोई विभेद भी नहीं देखता हूं। हम अपने राज्य को प्यार करते हैं, तभी हम अपने देश को भी प्यार कर सकते हैं। तो ये सोच को मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं। और हमारे छत्तीसगढ़ बहुत वर्षों तक, दशकों तक कांग्रेस के राज में शोषित रहा। 1956 में हमारे छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश के साथ एक गठन होकर राज्य बना था। 1956 से सन 2000 तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखें तो पूरा शोषण का इतिहास है। अगर छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से रिसोर्सेस से भरा पड़ा है, और यहाँ पे चाहे बस्तर को देखें, सरगुजा को देखें, मध्य भाग छत्तीसगढ़ को देखें, सभी क्षेत्र में रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों में हमेशा गरीबी रही,
हमेशा उपेक्षित रहा, शोषण का शिकार रहा। हमारे कोरबा में बिजली बनता था और चमकते बड़े बड़े उधर के शहर थे। तो ये चीज को हमारे बैलाडीला में लोहे की खदानें हैं, लेकिन पूरा विकास होता था दूसरे क्षेत्रों में। इस दंश को हमारे छत्तीसगढ़ ने झेला है, इस बात में कदापि कोई संदेह नहीं है। और इसमें लंबे समय तक 44 सालों में, मतलब लगभग 40 साल कांग्रेस का ही राज रहा। इन 44 सालों में छत्तीसगढ़ की इस दर्द को किसी ने समझा तो भारतीय जनता पार्टी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझा। तभी 1 नवंबर सन 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में इसका गठन शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। ऐसे परिस्थिति में भी किया गया जब अलग करने से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बन रही थी। तो राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठ के अटल जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये छत्तीसगढ़ के प्रति हम सबको प्यार है और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग संकल्पित हैं, इसमें कदापि कोई संदेह नहीं है। ये जो कांग्रेस है ये हमेशा शोषण तो करती रही छत्तीसगढ़ का, लेकिन आज कोई भ्रष्टाचार को ढकने के लिए, अराजकता को ढकने के लिए ये छत्तीसगढ़ियावाद का नारा जरूर लगाते हैं, मगर छत्तीसगढ़ का किस तरह से शोषण कर रहे हैं उसको पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। पूरा माफिया राज है, पूरा फिरौतीगिरी है, हर वर्ग से पैसा लूटा जा रहा है और उस पैसे से पूरे देश के कांग्रेस को पाला जा रहा है। पूरे देश के कांग्रेस का एटीएम अगर कोई है आज की डेट में तो छत्तीसगढ़ को इन्होंने बना के रखा है। चाहे असम चुनाव हो, चाहे यूपी चुनाव हो, छत्तीसगढ़ से पैसा उगाही कर करके ये लोग ले जा रहे हैं और पूरे देश के कांग्रेस को पालने का काम करे। छत्तीसगढ़ के कभी नहीं हो सकते, छत्तीसगढ़ के नाम पे केवल राजनीति कर सकते हैं। ये कारपोरेट लूट के बारे में कहूँ तो आप तो पैदा ही उस जगह पे हुए हैं जहाँ पूरे देश का सबसे बड़ा माइनिंग का जहाँ पे अड्डा है, बड़े बड़े कारपोरेट, जहाँ तक 50 से ज्यादा कारपोरेट में जानकारी में है वहाँ काम कर रहे हैं। दूसरा, आप एक ऐसे जिले में भी काम किए हैं जो आदिवासी जिला दंतेवाड़ा, जहाँ आपका विकास के चर्चे आज भी हैं और आपने वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया, आपका नाम है। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपकी सरकार अगर आती है आगे, आपको सरकार में मौका मिले तो इन चीजों को लेकर आपका क्या आइडिया हो सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज भी जरूरी हैं और और ये जो लड़ाई जो जनता और सरकार के बीच चल रही है उसको कैसे रोकने का प्रयास करेंगे, कैसे तालमेल बिठाएंगे? देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से हमारी पार्टी भी सोचती है और मैं भी व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि देखिए, औद्योगिक विकास तो किसी क्षेत्र को, किसी देश को, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है। उससे टैक्स आता है, उससे रोजगार मिलता है, सब कुछ होता है। लेकिन साथ ही साथ हम जो गलत तरीके से भ्रष्टाचार की राजनीति करके जो आवंटन होते हैं, गलत फेवर किए जाते हैं, उसको कदापि नहीं होने देना चाहिए। जैसे हम यूपीए 2 के समय में देखें कि देश में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोलगेट, कई चीजें हुई। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कारपोरेट उद्योग जगत को भी देश के विकास में सकारात्मक तरीके से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, बट एट द सेम टाइम कोई करप्शन या स्वार्थ उसमें निहित नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसमें स्थानीय लोगों को अधिक लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग उद्योग के दंश को झेलते हैं, प्रदूषण बढ़ जाता है, एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, कई चीजें बढ़ जाती हैं, तो उनको, स्थानीय लोगों को उसका लाभ अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। ये मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और साथ में जनता को अधिकाधिक उसका लाभ हम दे सकें। जैसे अधिग्रहण हो रहा है तो लिबरल होकर उनको अधिग्रहण में ज्यादा से ज्यादा पैसे दे सकें। जैसे स्थानीय रोजगार की बात है उसको हम ध्यान दें। प्रदूषण को मानकों के अंतर्गत नियंत्रित करके रखें। मानकों का अगर पालन हो तो प्रदूषण ना हो, लेकिन गलत तरीकों का, भ्रष्टाचार का, प्रदूषण के मानकों का पालन नहीं किया जाता, उसके कारण समस्या पैदा होती है। तो इन सब चीजों को बैलेंस करते हुए हमको आगे का बस्तर के बारे में एक चीज और जानना चाहूंगा कि वहाँ की लड़ाई में सबसे बड़ा कारण तो, क्योंकि आदिवासी कोई माओवादियों के साथ ही लड़ना शुरू किए हैं ऐसा नहीं है, वो तो कई हजार सालों से लड़ते आ रहे हैं एक जंगल जमीन को लेकर। तो उनके लिए जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं वो बहुत सारी चीजें लागू नहीं की गई। आपने खुद देखा, एक IAS अधिकारी होने के बाद भी आप खुद अपनी क्षमता से वो नहीं कर पाए होंगे जो प्रशासनिक, जो राजनीतिक दबाव रहता है। तो बहुत कुछ आप क्या मानते हैं कि बहुत कुछ वहाँ के जो असंतोष है उसमें इसका योगदान नहीं है क्या? पेशा कानून या उनको जो और अन्य संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं जो लागू नहीं किए जा रहे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो भी गिवन फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का और लीगल फ्रेमवर्क आज की हालात में जो कुछ है, उसके संदर्भ में उसके अंतर्गत भी बस्तर का बहुत कुछ किया जा सकता है। इसमें बस्तर का बहुत कुछ किया जा सकता है
बस्तर में हम लोगों ने जितना काम किया उसको आप लोगों ने भी देखा। मैं मानता हूं कि बस्तर में पेशा के बारे में, औद्योगिकरण के बारे में जो कुछ भी डिसीजन लेना है उसको एक कॉमन कंसेंसस के आधार पर होना चाहिए। उससे भी पहले मैं मानता हूं कि वहां के हमारे स्थानीय बस्तरिया आदिवासी भाई बहनों को पूर्ण रूप से शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। ये मेरा स्पष्ट मान्यता है। वो शिक्षित हों, वो इम्पावर हों, वो भविष्य के निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर हो। कब तक कोई दिल्ली से आके, कोई रायपुर से जाके, हम जैसे लोग जाके वहाँ पे अपना अपना लीडरशिप देने की कोशिश करते रहेंगे? वहाँ का आदमी स्थानीय रूप से लीडरशिप क्यों नहीं कर सकता? इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वहाँ के लोगों को एजुकेशन मिले, वहाँ के लोगों को एक्सपोजर हो, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। जब वो सशक्तिकृत होंगे, उनमें जब निर्णय लेने की, डिसीजन मेकिंग की बहुत तगड़ी क्षमता रहेगी, तो वो बस्तर के भविष्य का बेहतर निर्णय ले पाएंगे। मैं दिल से ये मैं पहला चीज स्वीकार करता हूँ। जहां तक पेशा कानूनों का प्रश्न है या अन्य कानूनों का प्रश्न है, उस पर गहन मंथन करके वहां की स्थानीय लोगों के हित को ध्यान में रखकर ही कोई भी निर्णय गहन मंथन के बाद ही, विचार विमर्श के बाद ही लेना चाहिए। एक आखिरी चीज जी, कि इन्होंने चुनाव से पहले सत्ता में आने के लिए काफी कुछ वादे किए थे। 3,000 आदिवासियों को फर्जी मामले में अंदर है उनको छुड़ाएंगे, या झीरम घाटी को भी ले लीजिए, जिस संवेदनशील मुद्दे को लेकर आपको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उस जगह में आपके पहले कांग्रेस 40-40, 50-50 हजार के अंतर से जीती थी, जिसको आपने बहुत कम किया जी, तो वहाँ भी भावना लाया गया जी। मगर अभी तक कांग्रेस ने 3.5 साल हो गया न तो झीरम के मुद्दे पे उन्होंने कोई स्पष्ट कोई जांच का सामने लाया, और ना ही उन्होंने आदिवासियों को छोड़ने के मुद्दे में कोई नीति बना पाई, ना पत्रकार सुरक्षा कानून पे उन्होंने कोई ड्राफ्ट बनने के बाद भी विधेयक ला पाए। तो इन सब मुद्दों पे ये बोलते जरूर हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आपने खुद देखा ये 3 साल से अधिक का समय कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में पूरा हो चुका है। सब लोग, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि ये केवल और केवल आवाज दबाने पे विश्वास करते हैं और कोई भी चीज को राजनीतिक इस्तेमाल ही करना चाहते हैं। झीरम की घटना हो, एक दुखद घटना थी, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों का उसमें निधन हुआ, ये हम सब के लिए दुर्भाग्यजनक था। लेकिन उसको राजनीतिक इस्तेमाल अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। आज उनकी सरकार है लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आज हर जगह ये राजनीति के अलावा किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये तो इनकी पुराने हथकंडे वाली नीतियां हैं कि ये हर चीज पे राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग अब समझ चुके हैं और आने वाले समय में इसका जवाब भी जरूर देंगे। एक चीज और जी, छूट रहा था जी, कि ये 3.5 साल में तमाम बड़े बड़े मुद्दे मिले आंदोलन करने के, मगर फिर भी भाजपा सड़क पे नहीं है, कोई बड़े स्तर पे आंदोलन नहीं हुआ। किसानों को मैं सोचता हूँ पूरे देश में पहली बार बोरा खरीदना पड़ा है। सही बात है। तो ऐसे ऐसे मुद्दों पे भाजपा बड़ा आंदोलन खड़ा क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूती के साथ विपक्ष की लड़ाई को लड़ रही है और बीच में लंबा कोरोना पीरियड रहा जिसमें हमारे प्रदर्शनों पे या हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटी पर भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन था। और एक नैतिक पार्टी होने के नाते खुद भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखती है, बट फिर भी हम लोग जब भी मौका मिला है पूरी लड़ाई लड़ते रहे हैं और आने वाले समय में और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जैसा आपने पहले ही कहा कि हर वर्ग को इन्होंने ठगने का काम किया, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। ये बातें हैं, चाहे युवा हो, महिला हो, पेंशनधारी हो, कर्मचारी हो, पुलिस वाले हों, बुजुर्ग हों, सबको ठगने का काम इन्होंने। धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी, ओपी चौधरी जी। जी। और आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार और मैं आपके सामने कमल शुक्ला। धन्यवाद। बहुत जल्दी हम लोग फिर किसी दूसरे तर्क के साथ सामने आएंगे। ये बातें हैं, चाहे युवा हो, महिला हो, पेंशनधारी हो, कर्मचारी हो, पुलिस वाले हों, बुजुर्ग हों, सबको ठगने का काम इन्होंने। धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी, ओपी चौधरी जी। जी। और आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार और मैं आपके सामने कमल शुक्ला। धन्यवाद। बहुत जल्दी हम लोग फिर किसी दूसरे तर्क के साथ सामने आएंगे।